Assalamualaikum everyone and good morning also to all of you. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एनसीईआरटी। आज हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम कुछ टर्मिनोलॉजी पहले पढ़ेंगे, उसके बाद आगे कंसेप्ट देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला टर्म जो आता है वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? इट अपोज प्रिवेंट फ्लो, या तो अपोज करेगा या प्रिवेंट कर देगा फ्लो ऑफ करंट। मतलब कंडक्टर किसे कहते हैं? जिसमें करंट फ्लो होता है उसे कंडक्टर कहते हैं। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट को किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो होने से रोकता है। सपोज करें आप, ये कोई कंडक्टर है, ये तार है, चालक जिसे हिंदी में कहते हैं। ये इसकी लेंथ है, लंबाई, और ये इसकी चौड़ाई है। मतलब एक मोटा वायर होगा तो उसकी चौड़ाई भी देखेंगे ना, जिसे हम इंग्लिश में क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। और ये लेंथ हो गई कंडक्टर की। तो अब हमें देखना है आर की यूनिट जो होती है वो आपको याद रखनी है, यहाँ से ओम होती है। ठीक है, क्या होती है? ओम। तो अब जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करेगा? जो आपका कंडक्टर है उसकी लंबाई पर। ठीक है, जितना ज़्यादा लंबा कंडक्टर होगा उतने ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, ये आपको याद रखना है। मतलब अगर जो कंडक्टर है उसकी लेंथ अगर बढ़ती चली जाएगी, तार अगर लंबा है तो उसमें करंट फ्लो होने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि लंबे वायर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। और अगर हम चौड़ाई की बात करें, ठीक है, ये मोटा है तो इसका अपोजिट होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब उसकी चौड़ाई, मोटाई जो होती है तार की, तो उसमें जो रेजिस्टेंस है वो एरिया के अपोजिट होता है। अगर मोटा तार होगा, चौड़ाई ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर पतला तार है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड करता है? एल पर। और उल्टा किसके होता है? अपोजिट किसके होता है? एरिया के। तो इन दोनों को अगर हम एक साथ लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं इन दोनों को एक साथ मिलाकर, कि आर किस पर डिपेंड करता है? एल पर, और अपोजिट किसका होता है? ए पर। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि आर किस पर डिपेंड कर रहा है? एल पर। ये हमने यहाँ पर लिख दिया कि आर किस पर डिपेंड कर रहा है? एल पर, और अपोजिट किसका है? एरिया के। ठीक है, तो हम इसे दोनों को मिक्स करके ऐसे लिख देंगे कि एल अपॉन ए ही तो आया, मल्टीप्लाई 1 से होगी तो एल ही बनेगा ना, तो एल अपॉन ए आ गया। तो आर किस पर डिपेंड कर रहा है? एल पर, अपोजिट किसके है? एरिया के। और इसे अगर हटाएंगे तो आता है रो, इसे कहते हैं हम रो। यहाँ मैंने लिखा है कि रो क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसे हम विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, या प्रतिरोधकता जो आती है, रजिस्टिविटी, इंग्लिश में रजिस्टिविटी कहते हैं। और इस सिंबल को, इस निशान को, चिन्ह को, जो भी आप कहोगे, इसे रोह पढ़ते हैं, RHO। ठीक है, रोह। अब इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे? पहले आप यहाँ देखें कि आर किसके बराबर आ रहा है? रो इंटू एल अपॉन ए के। अगर हमें रो निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? रो का अगर फॉर्मूला निकालेंगे तो आर ए की मल्टीप्लाई हो जाएगी और एल नीचे आ जाएगा, तो बन गया ना, आर ए इन अपॉन एल बन गया। ठीक है, क्या बन गया? यहाँ पर रो निकालेंगे तो क्या बना? आर ए अपॉन एल बन गया। अब आपको मैंने बताया कि आर क्या है, ए क्या है, एल क्या है। यहाँ पर देखो, एल क्या होता है? लेंथ, लंबाई, किसी जो हमारा कंडक्टर है उसकी लंबाई के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एल क्या हो गया? यहाँ पर लंबाई हो गया, जिसे हम मीटर में या सेंटीमीटर में माप सकते हैं। और ए क्या होता है? एरिया, जो उसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो एरिया लंबाई गुना चौड़ाई दोनों होता है, तो उससे क्या लिख देंगे हम? मीटर स्क्वायर लिख देंगे। और आर क्या होता है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को क्या लिखते हैं? ओम लिखते हैं। ठीक है, तो अब हमारी जो यूनिट बनेगी रो की, वो कैसे बनेगी? ये रो है तो रो की यूनिट कैसे बनेगी? आर इंटू ए अपॉन एल। आर को क्या लिख दिया? ओम लिख दिया। इंटू ए को क्या लिख दिया हमने यहाँ पर? मीटर स्क्वायर। यहाँ मैंने आपको बता दिया मीटर स्क्वायर। नीचे एल है, एल मीटर है, तो मीटर से 1 मीटर कट गया तो ऊपर क्या बचा? ओम। तो ऐसे कैसे ही है? इंटू एम बच गया। तो रजिस्टिविटी की जो हमारी यूनिट बन गई, क्या बन गई? रो इक्वल टू ओम इंटू मीटर। समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ पर देखें अगला पॉइंट। अगर हम L की वैल्यू को 1 ले लें, क्या ले लें? यहाँ पर जो लंबाई है तार की वो 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर ले लें, सेंटीमीटर में ले लें यहाँ पर, और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लें, तो जो हमारा R है, रेजिस्टेंस जो है वो किसके बराबर आ जाता है? रजिस्टिविटी के। क्योंकि 1/1 रखोगे तो कोई इन वैल्यू नहीं आएगी, 1 ही रहेगा, तो 1 की मल्टीप्लाई तो इतना ही रहेगा। तो R की वैल्यू क्या आ गई? रो आ गई। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। फिर आता है अगला वर्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे लिखते हैं कंडक्टेंस को? जी से। ए मेजर ऑफ द केस विद विच करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर। मतलब जो हमारा कंडक्टर है उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है या कितना करंट पास हो रहा है, ठीक है, उसको मापते हैं, तो वो उसकी कंडक्टेंस कहलाती है। हिंदी में इसे चालकता कहते हैं। ठीक है, तो कंडक्टेंस क्या होता है? जी। ए मेज़र ऑफ द केस, मतलब वो कंडीशन देखनी है हमें जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। और करंट फ्लो किस में होता है? कंडक्टर में। मतलब एक तार लेंगे
तार जिसमें करंट फ्लो हो सकता है, एक ऐसी वायर जिसमें करंट फ्लो हो सकता है, तो उसको मेज़र करना है, मापना है, तो वो जो कंडीशन बनेगी वो किसे कहेंगे हम, कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस को क्या लिखते हैं, जी से, ठीक है। तो जो जी होता है वो आर के अपोजिट होता है। कंडक्टेंस जो होता है वो क्या है भाई, अगर किसी के तार में करंट आ रहा है तो रुकावट कम आ रही है, और रुकावट से मतलब रेजिस्टेंस कम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमें समझ आ रहा है कि कंडक्टेंस किसका उल्टा होता है, आर के। आर क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, तार में करंट फ्लो होने से जो रोकता है उसे कहते हैं हम रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या कहेंगे उसको हम, रेजिस्टेंस। अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है और हमें उस करंट के उस तार के अंदर करंट फ्लो होने से रोकना है, वो है रेजिस्टेंस। और करंट फ्लो होना ही और उसे मापना क्या कहलाता है, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के अपोजिट होती है। और रेजिस्टेंस मतलब आर जो होता है उसकी यूनिट क्या होगी, उसे कैसे लिखते हैं हम, ओम लिखते हैं। और ओम जब ऊपर लेके जाएंगे क्या बन जाएगा, ओम इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। ओम के ऊपर -1 आ जाएगा जिसे हम इनवर्स कहते हैं। और ये हमें याद रखना है कि ओम इनवर्स किसके बराबर होता है, महो कहते हैं इसे, महो, MHO। ओम इनवर्स इक्वल टू होता है महो या साइमन, और साइमन के लिए हम लिख लेते हैं S। तो अगर आगे याद रखना आपको, ओम इनवर्स किसके बराबर होता है, महो या साइमन, या फिर साइमन को कैसा लिख लेते हैं, S। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1 साइमन इक्वल टू 1 ओम इनवर्स, ठीक है। एक साइमन किसके इक्वल होता है, 1 ओम इनवर्स के इक्वल होता है। और कंडक्टेंस जो इस जी है वो किसके उल्टा है, अपोजिट है, या इन्वर्सली है किसके, रेजिस्टेंस के, ठीक है। अगला टर्म आता है हमारा के जो है ये थोड़ा सा के को बड़ा करना है, जिसे हम क्या कहते हैं, कप्पा कहते हैं। क्या कहते हैं, कप्पा, ओके। और इसे इंग्लिश में नाम दिया गया है कंडक्टिविटी। क्या कहेंगे, कंडक्टिविटी कहते हैं इसे, ठीक है। कंडक्टिविटी कप्पा क्या होता है, इट इज़ इनवर्स ऑफ रो। ये रो के इन्वर्स होती है। ये बस फॉर्मूले याद करने, डेफिनेशन तो आपको अपने आप याद हो जाएगी कि कंडक्टिविटी या कप्पा जो होता है वो किसके अपोजिट होता है, रजिस्टिविटी के। और रजिस्टिविटी का यूनिट हमने अभी निकाला था, ओम सेंटीमीटर होता है या ओम मीटर होता है। तो जब 1/रो है और 1/रो को हम नीचे लिखेंगे 1 करके ओम सेंटीमीटर, और ओम ऊपर जाएगा, इस पर भी इन्वर्स आएगा, सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है, इस पर भी इन्वर्स आएगा। तो कप्पा की यूनिट क्या बन गई, ओम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स, ओके। और कप्पा अभी हमने पढ़ा कि ओम इन्वर्स, जो मैंने इस पर सर्कल करा हुआ है हल्का सा, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, 1 साइमन पढ़ते हैं। अभी पढ़ा हमने कि ओम इन्वर्स किसके बराबर होता है, महो के बराबर होता है, या 1 साइमन के बराबर होता है। तो ओम इन्वर्स इक्वल टू किसके आ जाता है, 1 साइमन के। तो इसकी जगह हमने 1 साइमन लिख दिया और सेंटीमीटर इन्वर्स को ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। तो अब आपको कप्पा की यूनिट समझ आ गई होगी, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए, कंडक्टिविटी हमने पढ़ लिया कि 1/रो होती है, और रो का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, R/A/L, ठीक है। और अगर हम इसको अलग कर दें, R को, जो रो है, ठीक है, 1/, तो इसका ये आएगा, अगर हम इसके नीचे रखेंगे तो L कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और RA नीचे आ जाएगा। 1/R को अलग कर दो और L/A को अलग कर दो, तो 1/R × L/A बचा। 1/R अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। 1/R को क्या कहते हैं, कंडक्टेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा मैंने लिखा हुआ है कंडक्टेंस। अभी पीछे क्या पढ़ा, G = 1/R। और एक ये वर्ड है G* लगा हुआ है, सेल कांस्टेंट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, इसका फॉर्मूला कहता है L/A। तो अगर हम इसमें से दूसरा फॉर्मूला निकालें, तो जो ये 1/R है, इसको हटा के हम इस तरह से कर सकते हैं, L/A। 1/R को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, उसके सामने G लिख सकते हैं, तो इसकी जगह ये आ गया G, ठीक है। क्या बन गया यहाँ पर, G आ गया। उसके बाद जो सेल कांस्टेंट है L/A, तो इसे हटा के हम G* लिख सकते हैं। इसका मतलब कप्पा का फॉर्मूला ये भी बन सकता है कि कंडक्टेंस × सेल कांस्टेंट। ये कंडक्टेंस हो गया और ये क्या हो गया, सेल कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अगला टर्म आता है मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम लैम्डा से लिखते हैं और m से हमारा मतलब बनता है मोलर। तो क्या बन गया, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। क्या बन गया हमारा टर्म, मोलर कंडक्टिविटी। समझ में आ रहा है यहाँ तक, मुझे कुछ बता भी दिया करो कि क्लियर है नहीं है, जब ये कुछ पॉइंट कन्फ्यूज़न है तो वो क्या है, कुछ पता तो चले कि क्या पढ़ भी रहे हो नहीं। मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होता है, लैम्डा, और मोलर से मतलब क्या होता है, m। तो इसे कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। क्या होता है,
मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी जो होती है ये एक कंडक्टिंग पावर है ऑफ ऑल आयंस दैट आर प्रोड्यूस बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बस आपको ये वर्ड जो मैंने ब्लैक पॉइंट से लिखा है यहाँ पर कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से जितने आयन उसके सॉल्यूशन के अंदर बने हैं, 1 मोल वर्ड लगा दो, और किसका, इलेक्ट्रोलाइट का, उसे आपने पानी में घोला, घोलने के बाद उसने जो आयन्स दिए तो वो 1 मोल की वजह से आए, इसलिए उसे कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस इज द कंडक्टिंग पावर। कंडक्टिंग पावर मतलब कितना करंट फ्लो हो रहा है, और करंट फ्लो किसकी वजह से होता है, आयंस की वजह से। और आयंस कहाँ से आए हैं, 1 मोल के, किसके 1 मोल, इलेक्ट्रोलाइट के। कहाँ पर हैं, सॉल्यूशन के अंदर। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को पानी में घोलने पर या सॉल्यूशन में घोलने पर उसने जितने भी आयंस दिए उसकी वजह से जो उसके अंदर कंडक्टिंग पावर है या करंट फ्लो होने की जो पावर है उसी को हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। और मोलर के लिए स्मॉल m लगा हुआ है, कंडक्टिविटी के लिए लैम्डा लगा हुआ है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू वी, एम भी लिख लेते हैं जो ये ml में है, या हम जो मोलर लगा हुआ है तो इसे मोलरिटी से कंपेयर करते हैं तो नीचे आ जाएगा m। लैम्डा m इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन m। यहाँ पर v वॉल्यूम है और वॉल्यूम मोलरिटी से कनेक्ट होता है, तो यहाँ पर m आ गया, मोलरिटी r आई है, ध्यान रखना कैपिटल M है, ये मोलरिटी नहीं है। ठीक है, कैपिटल M है, सॉल्यूशन में पढ़ाया मैंने आपको, कैपिटल M मोलरिटी। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी यूनिट निकालनी है, तो यूनिट क्या बनेगी इसकी, ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कैसे निकालोगे, कप्पा की क्या पढ़ी थी, ओम इनवर्स पढ़ी थी, सेंटीमीटर इनवर्स पढ़ी थी। सी क्या है, कंसंट्रेशन कह दो या मोलारिटी कह दो, उसका होता है मोल पर लीटर, तो लीटर भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर ओम इनवर्स आया, सेंटीमीटर इनवर्स आया, नीचे क्या है, मोल, लीटर की जगह हमने लिख दिया सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, वॉल्यूम था ना, तो मोल पर लीटर की जगह मोल सेंटीमीटर क्यूब। अब जब ये सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर कितना है, ये सेंटीमीटर क्यूब है। अब यहाँ पर क्या बचा, मोल, इसमें से एक ये माइनस में है। ठीक है, जब ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव है ना सेंटीमीटर क्यूब, तो ऊपर जाके क्या बनेगा, माइनस में, तो इसे माइनस में एक कट जाएगा, नहीं सेंटीमीटर 2 बचेगा। एक माइनस हो गया यहाँ पर, इसमें से एक माइनस हो जाएगा तो 2 बचेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया और मोल इनवर्स आ गया। ठीक है, और ओम इनवर्स को हमने बताया था यहाँ पर क्या आ गया, ओम इनवर्स 1 साइमन के बराबर होता है। तो अगर हम इसको हटा दें और साइमन लिख दें और ये सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा ही आ गया, मोल इनवर्स ऐसे ही आ गया। इसे पीछे से चेक करना, देखो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये ऐसा कैसा ही है, और मोल नीचे है, सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब जो है ये ऊपर जाएगा, ये पॉजिटिव में ही रहेगा यहाँ पर जाने पर। ठीक है, अगर हम इसे यहाँ से लेंगे माइनस में फिर ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव ही रहेगा। समझ में आ गई इसकी यूनिट। अब अगला पॉइंट है हमारा इक्विवेलेंट। यहाँ पर क्या फ़र्क है, मोलर कंडक्टिविटी में और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में एक ही वर्ड का फ़र्क है बस, अगर ध्यान से देखेंगे आप। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस, मतलब जो सॉल्यूशन में आपने 1 मोल घोला था मोलर कंडक्टिविटी के लिए, यहाँ आपको क्या करना है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेना है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट याद रखोगे तो डेफिनेशन अपने आप बन जाएगी। ठीक है, फॉर्मूले में भी सिमिलरिटी है, वहाँ पर मोलरिटी थी, यहाँ पर नॉर्मेलिटी है। वहाँ भी क्या था, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में कप्पा इंटू वी, यहाँ m था मोलरिटी और यहाँ पर n है, मतलब नॉर्मेलिटी है। और इसमें क्या है, लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बटे n है, n मतलब नॉर्मेलिटी। ठीक है, आगे समझ में, इसकी यूनिट भी समझ में आ गई। अब यहाँ पर देख लो एक बार और कैसे निकालते हैं यूनिट। लैम्डा ई क्यू का फॉर्मूले को आप के अब कप्पा अपॉन सी भी लिख सकते हैं, और कप्पा का होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और जो सी है वो क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट है। तो अगर हम इसे भी ऊपर ले जाएंगे ग्राम इक्विवेलेंट भी इन्वर्स में आ जाएगा। ठीक है, सी का मतलब होता है ग्राम इक्विवेलेंट, और ओम इन्वर्स कितना होता है, 1 साइमन के। तो ओम इन्वर्स जो है, ये ओम है, यहाँ एम छुटा हुआ है, ओम इन्वर्स 1 साइमन हो गया। सेंटीमीटर ऐसे कैसे लिख दो, ग्राम इक्विवेलेंट ये भी ऐसा क्या, ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया यूनिट कैसे आई है। अगला फॉर्मूला है आपका रिलेशन बिटवीन लैम्डा m इंटू लैम्डा ई क्यू, मतलब जो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है उसके बीच में फॉर्मूला। तो लैम्डा m इक्वल टू n फैक्टर इंटू लैम्डा इक्विवेलेंट, ये आपको याद करना है, मैं इसको समझा दूंगी कि ये n फैक्टर कैसे निकलता है, आगे आपको क्वेश्चन में ये करना है। अब अगला पॉइंट देखिए, इसमें आया हुआ है आपके वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसनट्रेशन। ज़रा इसे ध्यान से समझना, थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन अगर ध्यान से एक बार समझ लोगे तो क्लियर रहेगा आगे कंसेप्ट। ठीक है, मैंने थोड़ा सा समझने के लिए आपको आगे हिंदी में भी लिखा हुआ है।
यहाँ पर देखिए वेरिएशन का मतलब क्या होता है, बदलाव होना। किसमें, कंडक्टिविटी में, उसका करंट फ्लो होने में जो बदलाव आएगा वो किसके साथ आएगा, कंसंट्रेशन के। कंसंट्रेशन एक्चुअल में क्या है, मैं आपको समझा चुकी हूँ कि किसी चीज़ में कोई चीज़ घोल रहे हो, नमक हो, चीनी हो, तो अगर कम डालोगे तो कम कंसंट्रेशन, ज़्यादा डालोगे तो ज़्यादा कंसंट्रेशन, ठीक है। अब एक वर्ड आ रहा है इसमें, डाइल्यूट। जब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट का मतलब है उसके अंदर पानी डालते हैं, तो कंसंट्रेशन कम हो जाती है। इसका मतलब समझे पहले, वॉल्यूम ज़्यादा होगा। एक गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच चीनी डालो, तो वहाँ पर जो चीनी के पार्टिकल है वो उसमें मिक्स हो जाएंगे, या नमक डाल लो, ठीक है, आपको वो मीठा लग सकता है। लेकिन आपको अगर 1 चम्मच जो चीनी है, 1 स्पून शुगर जो है वो आप 1 लीटर पानी में, वाटर में डिज़ोल्व करते हो, 1 लीटर पानी लो, उसमें 1 चम्मच चीनी डालो, तो आपको उतना मिठास उसमें नज़र नहीं आएगा, ठीक है, उतना मीठा नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर जो कंसंट्रेशन है वो कम हो चुकी, जो चीनी की मात्रा है वो उसके अंदर कम हो गई, क्योंकि उसका आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया। वॉल्यूम बढ़ाने से मतलब होता है कि उसका आयतन बढ़ा दिया। आयतन बढ़ा दिया मतलब उसमें पानी बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया, और जो चीनी डाली थी उसका, उसमें जो टेस्ट है वो इतना शो नहीं हो रहा है, इतना उसकी मिठास नहीं है। तो वॉल्यूम बढ़ाने से कंसंट्रेशन चीनी की या सॉल्यूट की क्या हो गई, कम हो गई। क्यों हुई, क्योंकि आपने उसे डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट कर दिया मतलब पानी डाल दिया। तो सॉल्यूशन को जब डाइल्यूट करते हैं, कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, नंबर ऑफ आयंस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीज़ हो जाते हैं। मतलब उस 1 सेंटीमीटर क्यूब के एरिया में जो नंबर ऑफ़ आयंस होंगे वो कम हो जाएंगे, तभी तो आपको मिठास कम लग रही है उसकी। इसलिए जैसे ही नंबर ऑफ़ आयन कम होंगे, कंडक्टिविटी यानी कि करंट, मैंने आपको बताया था कंडक्टिविटी में करंट फ्लो होना, और अगर आयंस का ज़्यादा होते हैं तो करंट ज़्यादा, और अगर कम होते हैं तो कम, तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर कंसंट्रेशन को कम कर दें तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो होती है वो कम हो जाती है। स्पेसिफिक मतलब कोई स्पेशल है, जिस एरिया में वहाँ करंट कम फ्लो होगा तो वो उसे कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। मोलर कंडक्टिविटी क्यों बढ़ी है, देखो इसका फॉर्मूला, मोलर कंडक्टिविटी कप्पा इंटू वी पढ़ा था अभी हमने, कप्पा इंटू वी, यहाँ पर एम लिख सकते हैं। जब आपने वी बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, तो इस पर डिपेंड कर रही है, तो बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है कप्पा, वो घट जाती है, क्योंकि पानी डालने से 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया में जो चीनी के या नमक के जो पार्टिकल थे वो कम आएंगे, कम मीठा लगेगा, इसलिए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी घटी है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गई, क्योंकि आपने क्या बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इफ़ वी डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर हम सॉल्यूशन को क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, तो वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है, और मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ती है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ाने से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। वॉल्यूम बढ़ाया, कंसंट्रेशन कम हुई, आयंस कम हुए, और कंडक्टिविटी भी कम हुई, लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है, वो भी कम होती है, और मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। अगर एरो ऊपर लगा है तो मतलब बढ़ जाती है, ठीक है। और मोलर कंडक्टिविटी का बढ़ना मतलब कंसंट्रेशन का कम होना। ये अगर पॉइंट आपको याद हो गया, समझ आ गया, तो फिर आगे प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी को बढ़ेगी कब, जब कंसंट्रेशन कम होगा। कंसंट्रेशन कब कम होगा, जब उसमें पानी ज़्यादा डाल दोगे। तो ऑन डाइल्यूट वॉल्यूम इंक्रीज, कंसंट्रेशन डिक्रीज। कंसंट्रेशन कम क्यों है, जो चीनी के पार्टिकल थे या नमक के पार्टिकल थे उनमें टेस्ट कम क्यों आया, क्योंकि पानी बढ़ा दिया। और पानी बढ़ाने का मतलब है जो उसमें पार्टिकल थे वे दूर दूर हो गए, और दूर दूर कब होते हैं, जब उन पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है आयंस का कम हो जाता है, तभी तो वो दूर होंगे। और जब कोई चीज़ डिस्टेंस में होगी तो वो आसानी से इधर उधर मूव कर सकती है, तो आयंस की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और मोलर कंडक्टिविटी आयंस की स्पीड पर डिपेंड करती है, तो इसलिए मोलर कंडक्टिविटी फिर से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। लास्ट का जो 2 मिनट 3 मिनट का पॉइंट मैंने बताया है, इसे और अच्छे से समझना, ठीक है, ताकि आपको आगे का पॉइंट समझ में आ सके। सारा पॉइंट आगे भी इसी तरह का है, ठीक है। अब एक बार और समझा देती हूँ कि अगर हम 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डालते हैं तो वो मीठा लगता है, मतलब वहाँ चीनी की मात्रा ज़्यादा होगी। लेकिन अगर वही 1 चम्मच चीनी आप 1 लीटर या 2 लीटर पानी में डाल देते हैं तो उसकी मिठास कम हो जाती है, क्योंकि वो चीनी की मात्रा उतने पानी को मीठा नहीं कर पाती। इसका मतलब है चीनी की जो अमाउंट थी, जो उसके पार्टिकल थे, वे कम रह गए, यानी कि कंसंट्रेशन क्या हो गई, वहाँ पर कम हो गई। इसलिए हमने लिखा है कि वॉल्यूम बढ़ाने से या डाइल्यूट करने से कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कम हो
हो जाती है, ठीक है। और जब कंसंट्रेशन कम होती है तो नंबर ऑफ आयंस 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। भाई अगर जो सॉल्यूशन बना हुआ है वो थोड़े एरिया में कम पार्टिकल आएंगे, मिठास कम हो गई ना, तो वो थोड़े कहीं से भी लोगे उसमें से, तो वहाँ पर नंबर ऑफ आयंस कम हो गए, ठीक है। तो इसलिए कंडक्टिविटी कम हो रही है। इसमें याद रखना मोलर कंडक्टिविटी आयन नंबर ऑफ आयंस के जो स्पीड होती है उस पर डिपेंड करती है, और कंडक्टिविटी जो आयंस होते हैं, अगर आयन बढ़ेंगे तो कंडक्टिव करंट ज़्यादा होगा, आयन कम होंगे तो कंडक्टिविटी भी कम होगी। तो यहाँ आयंस कम हो रहे हैं इसलिए कंडक्टिविटी भी कम हो रही है। और अब ये पूछे कोई आयंस कम क्यों हो रहे हैं, तो आयंस कम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने कंसनट्रेशन कम कर दी। कंसनट्रेशन कम कैसे हुई, क्योंकि उसमें पानी डाल दिया, मतलब उसे डाइल्यूट कर दिया, ठीक है। दो, एक चीज़ बढ़ती है एक घटती है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी तो कम होती है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी वॉल्यूम पर भी डिपेंड करती है और आयंस ऑफ स्पीड पर भी, जो आयंस की स्पीड होती है उस पर भी। अगर कोई ये पूछे कि आयन की स्पीड बढ़ती कैसे है सॉल्यूशन में, क्योंकि जब ये पार्टिकल में पानी डाल दिया जाता है तो उसके आयंस जो होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, इसलिए उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से ही जो उनकी स्पीड है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ गई तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गई, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी क्यों बढ़ी, कंसंट्रेशन कम हो गया। कंसंट्रेशन कम क्यों हो गया, क्योंकि उसमें आपने पानी डाल दिया। पानी डालना मतलब क्या कहलाएगा, डाइल्यूट कर देना, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसे समझ लेना, दोबारा से सुन लेना, दो बार सुन लेना, अगर नोट्स बनाओगे तो ठीक, नहीं तो दो बार सुन लेना और अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका पार्ट नंबर 4 में इसी से रिलेटेड टॉपिक आएंगे। ओके, ठीक है, बाय।